17 महीने तक 5 ट्रांसजेंडर, जिन्हें हिजड़ा कहते हैं, किन्नर कहते हैं, उन लोगों ने बिताया 2000 कैदियों के बीच। केंद्रीय कारागार में इन 5 जेंडर को, ट्रांसजेंडर को, उन पुरुष कैदियों के बीच रखा गया जो समाज से पृथक थे, आइसोलेट थे, बरसों बरसों से जिनको परिवार से जिनकी भेंट नहीं हुई थी, उनके बीच महिला किन्नर। हुआ क्या, कैसा बर्ताव हुआ उनके साथ, जान करके आपकी रूह कांप जाएगी। आज इसी विषय पर हम वार्ता करना चाहते हैं और आप सोच करके आपको तरस आएगा और आप कहेंगे, क्या हमारे लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ भारत के संविधान में यही व्यवस्था दी गई है? क्या 2014 में सर्वोच्च न्यायालय का जो विनिश्चय हुआ है, तृतीय लिंगी के रूप में इन्हें मान्यता दी गई, गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया गया और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण विनिश्चय प्रतिपादित किया गया, उसका कितना पालन होता है आज हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे। यह वीडियो उन प्रतियोगी छात्रों के लिए भी काम का होगा जो तैयारी कर रहे हैं, यह उनके लिए भी काम का होगा जो ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकार पर काम कर रहे हैं, यह उनके लिए भी काफ़ी काम का होगा जो जेल की यात्रा तय करके आए हैं, यह उनके लिए भी महत्वपूर्ण काम करेगा, काफ़ी विचारणीय होगा जो समाज में कुछ न कुछ कर रहे हैं और जिन्हें समाज की चिंता है। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं केंद्रीय कारागार नागपुर हम ले चलते हैं। यह जून 2019 की घटना है जब आईपीसी की धारा 302 के तहत 5 महिला किन्नर को निरुद्ध किया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। चलिए, आईपीसी की धारा पर हम नहीं जाएंगे, आप इससे सभी विज्ञ हैं। 302 एक ऐसा नाम है जिससे सभी विज्ञ हैं। एक और धारा है 420, लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं फलाना 420, अरे यारी तो पक्का 420 है। 420 धारा है, 419, 20, 68, 67, कभी इस पर भी हम बात करेंगे, यद्यपि अधिवक्ता नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों को हमने जिया है। जेल में नहीं गया हूँ, लेकिन जेल की लड़ाइयाँ हमने लड़ा है। उन कैदियों के बारे में मैं जानता हूँ, तमाम सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग किया है हमने। सुप्रीम कोर्ट और मानव अधिकार को लिखा है कि ऐसा हो रहा है, इस पर परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि हम देश के मालिक हैं। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की असली मालिक जनता है और जनता चुप नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आइए आज हमारे साथ बनिए। इस समय हमारा 2 दिन का रेस्ट होगा, काफ़ी चलते चलते कुछ थकान हुई है, इसलिए इस पर पहले भी हमने किया है, आज भी कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। एक और निवेदन कि हमारे सब्सक्राइबर जो हमारे सम्मानित साथी हैं, उनकी संख्या इस समय 7,77,78,000 हो गई है। मिलियन के हम करीब हैं। तो यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें भी मिलियन की तरफ जल्दी पहुँचा दीजिए। आपके सब्सक्राइब, लाइक और आप जो शेयर करते हैं, उससे हर एक क्रिएटर का मनोबल बढ़ता है। तो गुण दोष के आधार पर हमारा यह अनुरोध आप स्वीकार करेंगे। आपका स्नेह स्रोत हमारे लिए सूखेगा नहीं। आइए हम बात करते हैं जेल के प्रवेश द्वार में जैसे ही घुसते हैं केंद्रीय कारागार नागपुर में, महाराष्ट्र में, वैसे ही इनके पर जो दृष्टि होती है उसका आभास इनको हो जाता है। यह 5 लोग हैं जिसमें किरण हैं, डाली हैं, उत्तम हैं, इत्यादि 2 लोग और हैं। तो इनकी दृष्टि सबसे पहले इनका सामना होता है जो आरक्षी हैं और जो जेल के अधिकारी हैं, वो ऐसे देखते हैं। घूर करके बताने की आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं कि किसकी दृष्टि कैसी है। एक बार हमसे विद्यालय में कहीं हम बातचीत कर रहे थे तो लड़कियों से हमने कहा कि ऐसे किस तरह से अपना ध्यान रखना है, किस तरह से लड़ना है और किस तरह से अपना बचाव करना है। तो हमने उन लोगों ने कहा, सर अध्यापक तो सभी अच्छे हैं, हम कैसे जान पाएंगे कि कौन कैसा है। हमने कहा, तुम्हें नहीं पता है कि कौन किस तरह से बात करता है और किसकी दृष्टि कैसी है, आप सभी को पता है, सब जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2000 पुरुष कैदियों के बीच 17 माह 5 महिला ट्रांसजेंडर। तो यह जेंडर माने लिंग से होता है और ट्रांस का मतलब कि अलग, मतलब पृथक, आइसोलेट, अलग थलग।
तो तृतीय लिंग के रूप में इन्हें मान्यता दी गई। सर्वोच्च न्यायालय का विनिश्चय 2014 में हुआ। नेशनल लीगल अथॉरिटी ऑफ भारत संघ, इस मामले में 2014 का जो विनिश्चय है इनके लिए बहुत काम का है। चलिए अब हम नागपुर चलते हैं। पहला सामना इनका उनसे हुआ जो आरक्षी हैं। जैसे ही बड़े से गेट में इन्होंने प्रवेश किया, इन्हें पता लग गया कि हम ऐसे बाड़े में आ गए हैं जहां हमारी इज्जत, जहां हमारी प्रतिष्ठा, जहां हमारी आबरू और जहां हमारा मान सम्मान सुरक्षित नहीं रह पाएगा। घूर घूर करके देखना प्रारंभ किए। दूसरा क्या हुआ, अब हम न्यायपालिका पर भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि सवाल उठाना हमारा मौलिक अधिकार है। हम सवाल उठाएंगे, उससे कोई रोक नहीं सकता। हम ललकारेंगे जज साहब को कि आपने किया कैसे, और जज ने अगर ऐसा किया है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई के लिए लिखना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। हम उसका पालन भी करेंगे। चलिए कारागार में प्रवेश करते हैं। अब 2014 में, जैसा कि हमने बताया, नेशनल लीगल अथॉरिटी ऑफ भारत संघ के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि इन्हें तृतीय लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और इन्हें भी संपूर्ण सम्मान के साथ समाज में जीने का अधिकार है। इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस विनिश्चय पर हम अलग से कोई वीडियो करेंगे। अब हम चलते हैं कारागार के भीतर प्रवेश करते हैं और 2000 पुरुष कैदियों के बीच, जिसकी श्रेणियां हैं, एक तो दोष सिद्ध कैदी हैं, एक यह श्रेणी हो गई, और दूसरे कैदी हैं विचाराधीन कैदी, अंडर ट्रायल, जिनकी सुनवाई अभी चल रही है, और दूसरे जिनके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है। तो दोनों कैदियों की संख्या लगभग 2000 के बीच है और 2000 के बीच 5 महिला ट्रांसजेंडर। अब इनकी भी श्रेणियां हैं जिनके में महिलाओं जैसे गुण विकसित हों, लगे कि बोलचाल की भाषा और चलने से और जो भी इनका हाव भाव है उसके अनुसार यदि यह दिखते हैं तो इन्हें महिला ट्रांसजेंडर कहा जाएगा। और दूसरे, लेकिन वह महिला है नहीं, महिला के अंग विकसित नहीं है, महिला ट्रांसजेंडर। और दूसरे हैं पुरुष, पुरुष ट्रांसजेंडर। और एक तीसरे लिंग के रूप में भी हैं जो न पुरुष है न महिला है। यह भी न पुरुष है न महिला है, दोनों के बीच की हैं। यह बच्चा पैदा नहीं कर सकते और बच्चा पैदा नहीं करा सकते। इनके लिंग उस तरह के विकसित नहीं है। तो तृतीय लिंग के रूप में इन्हें मान्यता दी गई। अब चलिए, जब यह बैरक में प्रवेश करते हैं क्या होता है। कारागार की दशा हमने देखा है। एक तो जब शौचालय के लिए आप, शौचालय पर्याप्त मात्रा में नहीं है, किसी भी कारागार में शौचालय पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण जो दबंग किस्म का कैदी है वह बाटल अपने पास रखेगा, क्योंकि अभी भी नल की टोटियां उनके भीतर अधिकांश जेलों में नहीं है ठीक से, तो वह बाटल अपने पास रखेगा और वही सबसे पहले जाएगा, लाइन लगेगी। यदि आपको अनुभूति है तो इसे रोका नहीं जा सकता, आप तो जाएंगे ही। एक तो शौचालय में सबसे पहले परेशानी है, दूसरे की उनके बीच वो रहेंगे कैसे। अब क्या होता है, शुरू होता है दूसरा विषय, जो अगला विषय है। जब स्नान के लिए जाते हैं तो स्नान के लिए खुले में जाना है, कहीं कोई स्नानागार नहीं है, तो वहाँ इनको अब समस्या होती कहाँ है। इनको एक अलग से रूम में रख दिया जाता था, रात को दिन भर ऐसे रहते थे। इन्होंने मांग किया कि हमें महिला कैदियों के बीच रखा जाए, क्योंकि हम महिला ट्रांसजेंडर हैं और उनके साथ हम कोई इस तरह की हम दुर्व्यवहार इस तरह का नहीं करेंगे। लेकिन बात नहीं मानी गई। जेल अधीक्षक ने कहा कि इस तरह का कोई नियम नहीं है, हम नहीं कर सकते। लॉकडाउन का समय था और यह जून में जाते हैं, जून में 9 जून 2019 को जाते हैं, 17 महीने तक रहते हैं। बाद में इन लोगों ने जो पत्र लिखा तो वह लॉकडाउन में उसको दबा दिया गया। जब यह 17 महीने का जो कार्यकाल होता है, लॉकडाउन में इनकी बात नहीं सुनी जाती है। और एक पेटिका होती है, उस पेटिका में
पत्र डाले जाते हैं और जज साहब ही उसे देखते हैं। जज साहब के सामने खोला जाएगा और विशेष रूप से लॉकडाउन के समय की बात इन लोगों ने किया है। अब चलिए हम बताते हैं दोस्तों कि महिला ट्रांसजेंडर लगातार पत्र लिखते हैं और पत्र को अधीक्षक के सामने ही फाड़ करके फेंक दिया जाता है। सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो जेल अधीक्षक होता है, उसके बाद जेलर होते हैं, जेलर के बाद डिप्टी जेलर होते हैं, तत्पश्चात फिर ये आरक्षी और प्रधान आरक्षी ये लोग होते हैं जेल में। यही है। तो होता क्या है कि पहला काम कि जब जेल के आरक्षी जाते हैं तो वह इनके साथ यौन शोषण करते हैं। दूसरा यौन शोषण करते हैं जो दोष सिद्ध कैदी हैं, और तीसरा यौन शोषण करते हैं जिनका प्रचलन में है, जिनके मामले अभी सुनवाई में हैं, जो अभी दोष सिद्ध नहीं हो पाए हैं, अंडर ट्रायल जिनका चल रहा है। तो 2000 के बीच अगर मान लिया जाए कि 1500 साधु हों, 1500 से कोई मतलब नहीं हो, तो भी 500 ऐसे लोगों से सामना हुआ है जिनको ये झेल नहीं पाएंगे। इनके कपड़े उतरवा दिए जाते थे, जैसा कि इन किन्नर लोगों ने पत्र में लिखा है। उस पत्र का भी अवलोकन हमने किया है और सुनवाई के समय इन लोगों ने महत्वपूर्ण जो पत्र पत्रिकाओं के लोग हैं उनसे बातचीत में कहा है, वह सुन करके जान करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब यह भी बताया गया कि हमारे कपड़े उतरवा दिए जाते थे, हम अपने कपड़े अपने सुविधा अनुसार नहीं पहन पाते थे और हमें वही सफ़ेद नेकर दे दिया जाता था और कमीज दी जाती थी जिसे हम पहनते थे। तो यह 3 श्रेणियों में इनका शोषण लगातार हुआ और इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जज साहब क्या कर रहे थे? हमने कई बार ऐसे जो पूर्व न्यायाधीश हैं, वर्तमान न्यायाधीश हैं, उन लोगों से हमने बातचीत भी किया। आप भी समाचार पत्रों में इसे पढ़ते होंगे कि जज साहब गए, जेल में निरीक्षण किया और जेल में मोबाइल पाई गई, यह पाया गया, वह पाया गया। जब जज साहब जेल में जाएंगे तो उसके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी जाते हैं, पुलिस अधिकारी भी जाते हैं। जिला जज स्तर का अगर न्यायाधीश जाएगा तो उनके साथ डीएम जाएंगे, उनके साथ पुलिस अधीक्षक जाएंगे, जैसी भी व्यवस्था हो जिन जगह। और अगर उसके नीचे के जज साहब जाएंगे, मजिस्ट्रेट जाएंगे, तो उसी अनुसार एसडीएम जाएंगे, डिप्टी एसपी जाएंगे, ये लोग भी साथ में रहते हैं। जज साहब लोग उस पत्र पेटिका को खुलवाएंगे और उसका अवलोकन करेंगे। अपने कैदियों को लोग देखेंगे। जिला जज जाएगा तो समूचे कैदियों को देखेगा, लेकिन जिन जज साहब के आदेश से जो कैदी बंद है उन कैदियों से वह बातचीत करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, खाना पीना कैसा। और शासन ने जेल बिस्तर चमचों को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिसकी भी सरकार होती है, पहले के वीडियो में भी हमने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो सदस्य नामित किए जाते हैं वह इन दलों के कार्यकर्ता होते हैं जिनसे उपभोक्ता मामलों का कोई लेना देना नहीं होता। वह जानते भी नहीं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धाराएं क्या है, कब बना, किसके लिए बना और कौन लोग इसमें अपील कर सकते हैं, अपील करने का तरीका क्या है, यह नहीं जानते। लेकिन अच्छा मानदेय इनको मिलता है, प्रतिदिन का इनको अच्छा पैसा मिलता है और कुछ घंटे जाकर के बैठते हैं। तो इनके कार्यकर्ता नामित किए जाते। कार्यकर्ताओं को नामित करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन ऐसे लोगों को नामित करो जिनकी उस मामले में अभिरुचि हो, जिनकी शैक्षिक योग्यता स्तर की हो और ऐसे मामलों को ठीक से वह परीक्षण कर सकें, परिशीलन कर सकें और अपना योगदान कर सकें। लेकिन कोई भी दल हो ऐसा नहीं करता। अब चलिए हम फिर चलते हैं। कपड़े उतरवाना, मुर्गा बनवाना, खुले में स्नान करवाना, अंदरूनी अंगों को स्पर्श करना और उनके साथ यौन हिंसा करना, यह इतना कुछ हुआ है जिनको जान करके आप कांप जाएंगे। जज साहब कर क्या रहे थे? जज साहब आपका दायित्व था कि आप इन महिला जो ट्रांसजेंडर हैं इनके साथ आप वार्ता करते, इन्हें अलग बैरक में रखते, इनकी आप सुनवाई करते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस मामले पर मुझे उम्मीद है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसका अध्यक्ष होता है सर्वोच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, वही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा, वह इसका संज्ञान लेगा। मुझे उम्मीद है कि इस मामले का स्वतः संज्ञान भारत का सर्वोच्च न्यायालय लेगा और इस पर इनको पनिश करेगा,
इनको दंड का प्रावधान करेगा। एक और मामला है जिसका उल्लेख हम करना चाहेंगे। 2018 में यह सर्वोच्च न्यायालय का विनिश्चय है। इसको भी हम नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, इसमें भी कहा गया है, और इसमें जो उभयलिंगी हैं उनके बारे में भी कहा गया है, और जो इस तरह के महिला जेंडर से लेकर के पुरुष जेंडर हैं उनके गरिमा की बात की गई है, और संपूर्ण सम्मान के साथ इन्हें जीने और समस्त योजनाओं में इनको भारत सरकार और प्रदेश सरकार की समस्त योजनाओं में इन्हें प्रगतिशील सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीने के अधिकार को प्रतिपादित किया गया है। इस पर हम कल अलग से कभी बात करेंगे। तो यह रहा भैया नागपुर के केंद्रीय कार्यालय में जो इनके साथ हुआ है, इसे जान करके आप कांप जाएंगे। किस तरह से संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उसका मखौल उड़ाया गया है, और केंद्रीय कारागार की ऊंची ऊंची चारदीवारी और मोटी मोटी जो दीवारें हैं उसमें इनकी चीख दबकर रह गई। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो? जेल अधीक्षक से लेकर के और जो जेल के जेलर हैं, जो डिप्टी जेलर हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, और स्वयं जिस जज साहब के आदेश पर वह महिला ट्रांसजेंडर कारागार में, केंद्रीय कारागार में 17 महीने तक इस तरह से अमानवीय व्यवस्था के तहत जिनकी चीख दबकर रह गई, क्या आप चाहते हैं कि उस जज साहब पर भी कार्रवाई हो? यदि हाँ, तो हाथ पर हाथ रख करके चुप रहना देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस मामलों पर क्या आप सोचते हैं कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे? क्या आप सोचते हैं प्रधानमंत्री जी इस पर कार्रवाई कराएंगे? क्या आप सोचते हैं कि जो कारागार मंत्री हैं इस पर कार्रवाई करेंगे? कारागार मंत्री तो ऐसा ही होगा जो यस मैन होगा, सर करेगा। क्या आप सोच रहे हैं प्रमुख सचिव कारागार इस पर करेगा? क्या आप जानते हैं कि महानिदेशक कारागार इस पर कार्रवाई करेगा? सब एक ही चट्टे के बट्टे हैं। कार्रवाई तभी होगी जब आप उठ खड़े होंगे, क्योंकि देश के असली मालिक हम हैं, देश की असली मालिक जनता है। आज के दिन इतना ही। आगे फिर मैं बताऊंगा ऐसे तमाम विषयों पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। मनुष्य हूं, स्वाभाविक है गलती होना। अगर गलतियां होंगी तो आप इसके लिए हमें सचेत करेंगे, हमें सुझाव देंगे, और हमें डांटने का भी अधिकार है, किंतु गाली गलौज करके नहीं। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें।